भाई साहब ओम बिरला की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे गजब के कारनामे किए हैं जिससे विपक्ष क्या पूरा देश परेशान है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, उनकी कुर्सी कैसे खतरे में हो सकती है? वो तो इतने बड़े पद पर हैं, संसद भवन का स्पीकर हैं। भले वो संसद का स्पीकर हो, लेकिन उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं कि उनके खिलाफ देश में प्रोटेस्ट तो चालू हो ही गया है, साथ साथ में उनकी कुर्सी भी खतरे में आ गई है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विपक्षी सांसद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आए दिन ऐसे मतलब काम किए हैं संसद भवन में, जिससे तो यही पता चल रहा है कि उनका रवैया, उनका मेन मकसद जो था वो संसद में बिल पास करवाना था ही नहीं। उन्होंने एक बार भी ऐसा प्रयास नहीं किया। चलो संसद भवन में जो गतिरोध चल रहा है, आखिर राहुल गांधी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या कहना चाह रही है, क्यों ना हम सरकार को बोले कि हाँ उसका जवाब सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। पूरे संसद करीब 23 दिन संसद चला। 20 जुलाई को चालू हुआ था संसद भवन। चालू कब हुआ था? 20 जुलाई को, और खत्म हुआ आकर 13 अगस्त को। तो ओम बिरला साहब को समझना चाहिए था कि आखिर हम संसद भवन में आते हैं तो हमें दोनों का पक्ष सुनना चाहिए। अगर कांग्रेस चाह रही है कि सरकार से कुछ बात करे, कुछ बोले, तो ओम बिरला साहब का काम है कि राहुल गांधी सवाल पूछे और सरकार जवाब दे। उसका संतुलन बनाए रखना हमारा काम है, ठीक है। अगर सरकार कुछ बोल रही है तो विपक्ष को सुनना चाहिए, उसका संतुलन बनाए रखना हमारा काम है। ऐसा नहीं कि चलो आया बैठा और आज के लिए स्थगित, संसद भवन अब कल चालू होगा। भैया ऐसा संसद भवन चलता है क्या? ठीक है। और ओम बिरला की कुर्सी इसी में खतरे में आ गई है, क्योंकि वो पक्ष और विपक्ष ये दोनों को अलग कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि विपक्ष वाला कुछ बोले सरकार से और सरकार को झुकने को मजबूर करे, ठीक। और स्पीकर का मेन काम भी यही होता है कि दोनों पक्ष का सुने और फैसला दोनों पक्ष को लेकर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार है तो आप अपनी सरकार का तारीफदारी कर रहे हैं, हाँ बोलिए 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 अमित शाह जी, बोलिए मोदी जी, उसको बोलने दे रहे, और विपक्ष वाला को भाड़ में जाए, उसको बोलने ही नहीं दे रहे। तो ऐसा नहीं चलता है। ओम बिरला साहब को समझना चाहिए ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और 140-45 करोड़ वाली आबादी वाला देश, और संसद भवन चल रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और अगर विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि हम कुछ बोल लें, कुछ बहस करें, तो ओम बिरला साहब का काम था कि हम यहाँ पर उसे समझौता करें और बोलने दिया जाए। लेकिन ये कभी विपक्ष को बोलने दिया ही नहीं और ये सरकार को कभी अंदर बुलाया ही नहीं। इसके लिए तो ऐसा नतीजा हो गया। सोचिए, इतना इतना खर्चा होता है, पैसा करोड़ों में खर्चा होता है, लेकिन ये लोग नेताओं को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ेगा? ये लोग का जेब से पैसा थोड़ी जा रहा है, पैसा तो हम लोग के पॉकेट से जा रहा है। हम लोग जो पैसा टैक्स देते हैं वही जा रहा है पैसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में जेनजेड प्रोटेस्ट और अल्फा प्रोटेस्ट चल ही रहा, अब किसान भी सड़कों पर उतर गए हैं। तो सोचिए भैया कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा दिन क्या आएगा? आज हर एक एंगल से देखिए, हर एक टाइप से देखिए, तो हर इंसान आज दुखी है। कोई भी एंगल में, कोई भी क्षेत्र में देख लीजिए, वो चाहे एग्रीकल्चर में हो या वन विभाग में हो या फिर एजुकेशन में हो या तो फिर इंडस्ट्रियल मामले में हो, तो हर एक क्षेत्र में सभी इंसान दुखी ही हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा इतना खराब हो गया देश का। सोचिए 23 दिन के इस संसद सत्र में ओम बिरला ने ऐसे काम किए जिसमें विपक्ष को तो बोलना ही नहीं दिया गया। चर्चा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बोलने तक नहीं दिया गया कि हाँ चलिए आप इस मुद्दे पर बात कीजिए, इसके लिए हम आपसे तैयार हैं बात करने के लिए। अमित शाह और मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो दोनों तो जुमला फेंकने में ही सबसे एक्सपर्ट हैं, ठीक है। जुमला फेंको और उसको उठाओ ही मत। सोचिए प्रधानमंत्री होकर, गृह मंत्री होकर, और हमारे संसद भवन में संसद सत्र चल रहा उसमें नहीं आते हैं। सोचिए 23 दिन में मोदी जी एक दिन भी संसद में नहीं आए हैं, और आए भी दोनों मेहमान बनकर लास्ट दिन, वो भी कब? जब 23वां दिन लास्ट होने वाला था संसद सत्र, तब आए। कब? वंदे मातरम का गाना चालू हुआ तब। सोचिए वंदे मातरम का गाने के वक्त भी आपने देखा होगा उस टाइम बहस होने वाली थी और उसमें अमित शाह जवाब देते। 20 जुलाई को जो इतने बड़े पैमाने पर पूरे ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, इसमें किसने आदेश दिया था कि पहले गन चलाओ, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करो, ठीक है। तो यही सब बोलना था उनको संसद भवन में, लेकिन भाई साहब ने इन्होंने पहले से होशियारी करके रखी थी और तैयारी कर दी थी। ओम बिरला साहब को भी बता दिया था कि आपको जाना है, हम लोग वंदे मातरम गाना गाएंगे, उसके बाद गाना गाते ही जैसे ही बैठने की कोशिश करेंगे आपको बोल देना है आज के लिए समाप्त, आज के लिए संसद स्थगित। सोचिए, देख लीजिए भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे, देख लीजिए। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो मतलब यार ये पहले से सब स्क्रिप्ट लिखा रहता है, और ये ऐसा नहीं ओम बिरला, मोदी जी, अमित शाह और ओम बिरला साहब मिली भगत है, क्योंकि सरकार तो इन्हीं का है, जनता को बेवकूफ बनाना तो इन्हीं लोग जानते हैं। सोचिए इतने मतलब यार संसद भवन में एक दिन का खर्चा 10 से 12 करोड़ आता है। संसद भवन चलाने के लिए एक दिन का खर्चा 10 से 12 करोड़।
और 23 दिन चला, यानी कि 23 दिन में कितना खर्चा हो गया होगा? करीब 270-75 करोड़ खर्चा हुआ। वो सब पैसा कहाँ का आता है? सब हमारे पैसे होते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, टैक्स पे करते हैं, वही पैसा होता है। और हमारे पैसे पर ये लोग, नेताओं लोग, इतना हम लोग को बेवकूफ समझता है, ये लोग ऐश कर रहे हैं और संसद में जाते हैं मजे में और चले आते हैं। मतलब कि यार, कानून भी बनाने के लिए बहस नहीं करेगा संसद में तो कहाँ करेगा? चौराहे पे करेगा। बीजेपी ने तो उसको खड़ा किया है, तो बीजेपी की बात मानेगा। बस संसद में आओ, आज के लिए संसद स्थगित हो गया। होगा कहाँ? कुछ नहीं होगा। संसद में कुछ विपक्षी पार्टी को बोलने दिया जाता ही नहीं, तो फिर संसद में बिल पास होगा कहाँ? FCRA बिल लाने वाले थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उस पर बहस भी नहीं हुआ और बिल लटक गया। और पूरे संसद सत्र में कितना काम हुआ? मात्र 19%। होना चाहिए कम से कम 50, 60, 75% होना चाहिए काम, लेकिन पूरे संसद सत्र चला 22-23 दिन, उसमें मात्र 19% काम हुआ है। अब सोचिए भैया कि 19% काम में हम लोग और आप लोग का क्या भला होगा? भला की तो छोड़ ही दीजिए, जो अच्छा काम होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया। ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं आजकल देश में, इसीलिए युवा प्रोटेस्ट पर उतरे हुए अड़े हुए हैं, क्योंकि युवा लोग भी अब समझ गया है कि आने वाले दिनों में हमारा भविष्य खतरे में है। पहले तो हिंदू खतरे में था, वो तो मान ही रहे हैं, हिंदू खतरे में है, देश भी हमारा खतरे में आ गया। उधर चाइना भी हमारे अंदर अरुणाचल में घुस गया, वो भी खतरे में। अब इस देश के युवा खतरे में आ गए। और युवा क्या, अब जेन अल्फा भी रोड पे उतर रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। मोदी जी को तो शर्म आना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले, 2री क्लास, 3री क्लास, 5वीं क्लास के, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? कि हमारी सरकार की जो सिस्टम है वो बेकार, खत्म, टाटा गुड बाय, कोई काम का नहीं है। ऐसा है। जितने भी वादे थे मोदी जी के, इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि मोदी जी के जितने भी वादे हैं 12 साल में, वो एक भी वादा ऐसा नहीं है जिसने उन्हें पूरा किया हो। 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ, काला धन वापस लाएंगे पूरा नहीं हुआ, और काला धन जमा हो गया। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो भी दुगना नहीं हुआ, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उसको अच्छी रेट नहीं मिल रहा है। हर घर बेटी, घर घर बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन फिर भी देखिए इधर 12 साल में 3.5 लाख प्लस बेटियों का मतलब गलत काम हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मोदी जी हर मोर्चे पर विफल ही हो रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। हमारा 56 इंच का सीना, हम पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, किसी के आक्रमण को नहीं झेलेंगे। भैया, जब आक्रमण होता है ना, तब पता चलता है। आखिर राहुल गांधी जी क्या बोल रहे थे कि अमित शाह संसद भवन में आए और वो बोले कि आखिरकार 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट में पैलेट गन चला और जो लाठी चार्ज हुआ था, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया बुरी तरह से, जो बाहर से आए थे पीटने के लिए लफंगे, वो लोग कहां से आए और किसके इशारे पर, किसके आदेश पर यह सब हुआ था? ठीक है, यही बोलने के लिए तो राहुल गांधी बोल रहे थे अमित शाह जी को। तो अमित शाह तो संसद भवन आए ही नहीं, और आए तो सबसे अंतिम दिन, लास्ट दिन। सोचिए, तो मतलब इसमें क्या मतलब, या क्या समझ सकते हैं आपकी विपक्ष इस दुनिया में नहीं रहे? ठीक है, तो इससे तो एक ही पता चलता है कि इस देश में हमारे जो सरकार है, मतलब मोदी सरकार और ये अमित शाह, जो जो भी इसके भाजपा के मंत्री हैं, वो लोग ऐसा चाहता है कि इस देश में विपक्षी पार्टियां रहे ही नहीं। तो भैया मैं आपको बोल दूं कि अगर इस देश में विपक्षी पार्टियां नहीं रहेगी, तो अभी जो आप 50 रुपए केजी जो आटा खा रहे हो ना, वो 500 रुपए केजी आटा हो जाएगा। जो 110 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हो, वो 1000 रुपए लीटर हो जाएगा, अगर विपक्षी पार्टियां नहीं रहेगी तो। इसीलिए कोई भी देश को और अच्छे से चलाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, पक्ष और विपक्ष ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। और अशुक्र मनाइए कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जिंदा है, नहीं तो वरना ये कब का मोदी जी हमारे देश को बेच देते। बेच तो रहे हैं, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर ही दिए हैं सब, उसका रेलवे का, एयरपोर्ट का, और जहां तहां बड़े बड़े रोड्स का, सबका प्राइवेटाइजेशन तो हो ही गया। अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ था, तो उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया कि कितना वहां पे उठापटक हुआ। और बंगाल चुनाव हारने के बाद वहां की स्थिति क्या हुई, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पे मतलब कैसा प्रहार हुआ था, डराने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई आकर कोई आदमी मतलब जो पब्लिक हो मारा होगा, सब बीजेपी के ही आदमी थे उसको मारने वाले। ठीक है, यहाँ तक ममता बनर्जी खुद बोलती थी कि सब जो बीजेपी और आशीष के आदमी ही मारे थे, उसको अंडे फेंक कर और ढेला से मारा था फेंक कर अभिषेक बनर्जी को। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो और जो ममता बनर्जी के पार्टी के लोग हैं, वो डर जाए और उसे छोड़कर या तो दूसरी पार्टी में चला जाए या बीजेपी में शामिल हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। ममता बनर्जी के 28 सांसदों में से 20 सांसद तो अपना पार्टी बना लिया, अलग पार्टी, और वो आकर अलग साइड से बैठता है संसद भवन में। सोचिए, अभी मात्र उनके पास 8 सांसद है ममता बनर्जी के पास। ठीक है, तो इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुआ कि आखिर ये 20 सांसद क्यों छोड़कर भाग गया टीएमसी को। इसके ऊपर ओम बिरला ने सुनवाई किया ही नहीं, जबकि उनको बताना चाहिए कि आखिर
छोड़कर भागे हैं तो उनकी सदस्यता का क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं भाई साहब, तो ओम बिरला साहब जो है उनको सिर्फ सरकार का तरफदारी नहीं करना चाहिए, पक्ष का भी सुनना चाहिए और विपक्ष का भी सुनना चाहिए।